हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 6 नवंबर 2022 हो सकता है ये वीडियो आपकी आंखें ना खोले, लेकिन आपको सोचने पे मजबूर डेफिनेटली करेगा जो हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, और इवन जो स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कि हम लोग वीडियो शुरू करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, अभी तक आपने देखा है रिसेंटली आरबीआई ने रेट हाइक किए हैं 0.5% के, उसके एग्जैक्टली 0.75% की दर से आरबीआई ने रेट हाइक करना शुरू कर दिया। अभी एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई फिर से 0.75% के रेट हाइक करेगा, लेकिन कई सारे लोग हैं जिनको लग रहा है कि आरबीआई का जो रेट हाइक का प्रोसीजर है वो पीक कर गया। उनको लगता है कि ये बहुत हाई है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 2 सालों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है और अभी भी चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाऊं कि पिछले 5 सालों में और पिछले 10 सालों में जो इंटरेस्ट रेट इंडिया में रहा है, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो दोस्तों, अगर हम लोग पिछले 5 साल का डेटा देखें, इफ यू सी द 5 ईयर्स डेटा, तो 5 ईयर्स बिफोर 2019 में जो इंटरेस्ट रेट था दैट वाज क्लोज टू 6.5%। मतलब हम लोग प्री पैंडेमिक प्री कोविड के लेवल पे भी अभी नहीं पहुंचे। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा स्लो डाउन आ सकता है या फिर बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, देन यू आर मिस्टेकन। ऐसा कोई भी सिनेरियो अभी क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि ये पीक हो गया है तो भी आप गलत हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि पिछले सालों में कैसा इंटरेस्ट रेट रहा है, नाउ इफ यू जस्ट सी द 10 ईयर चार्ट, तो आपको दिखाई पड़ेगा इंटरेस्ट रेट इन 2014 वाज क्लोज टू 8%, जो कि अभी 6% के आसपास। मैं आरबीआई के रेपो रेट की बात कर रहा हूँ। सो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स में अभी भी बढ़ने की गुंजाइश है। अभी 6% भी नहीं पहुंचा है और 8% अभी, अगर हम लोग बात करें लास्ट 25 ईयर्स की। दोस्तों, आपको सारे पर्सपेक्टिव दिखाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। 2002-2003 में इट यूज टू बी 10.5। तो अगर हम लोग अभी बात करें कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा था अभी अभी कुछ महीनों पहले, सिंस द टाइम ऑफ मार्च, विच वॉज हिस्टोरिकली लो, जो लिक्विडिटी थी दैट वॉज फ्लोइंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स वर सो लो। तो हम लोग उस समय से निकल करके अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम, थोड़े से डिफिकल्ट टाइम, थोड़े से लो लिक्विडिटी टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं। कई सारे स्टार्टअप्स, हर किसी ने चाय की दुकान खोल रखी है। चाय की दुकान भी एक स्टार्टअप कहलाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पे उस समय आज से 1 साल पहले मार्केट में लिक्विडिटी इतनी थी, स्टार्टअप सारे के सारे फंड हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें कम होंगी। तो इससे कहने का मतलब क्या, व्हाट डू आई वांट टू से विद दिस? इस चीज़ से मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जिस भी बिजनेस के पास, जिस भी कंपनी के पास, जिस भी बैंक के पास लिक्विडिटी या फिर कैश है, कैश सरप्लस है, वो ही बिजनेस ग्रो करेंगे, या फिर वो ही बिजनेस जो जिनके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश है वो फ्लरिश करेंगे। जो कैश लैक करते हैं, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो बिजनेस हों, जिनके ऊपर डेट लेवल हाई है, दे आर रेडी टू फॉल। क्योंकि दोस्तों, जो स्टार्टअप्स, जो बिजनेसेस, जो बैंक्स सिर्फ इन्वेस्टर के फंड्स पे जी रहे थे, इन्वेस्टर के फंड्स के पंप इन पे जी रहे थे, जिनके पास कोई फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा था, दोज कैश स्टार्विंग बिजनेसेस आर गोइंग टू डाई वेरी शॉर्टली। तो अपने पोर्टफोलियो में जो भी कंपनीज हाई डेट वाली हैं, जो कि जिनके ऊपर कैश रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, उन सभी कंपनीज को मेरे हिसाब से ट्वीक करने का समय आ गया है। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो रही है, तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी की हालत खस्ता हाल नहीं है। लेकिन जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, द ग्लोबल सिनेरियो विच इज़ अक्रॉस अस, अगर हम लोग पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें यूएसडी INR की, तो अगर हम लोग देखें तो मार्च तक कोई भी इस तरह का सिचुएशन नहीं था जिसकी वजह से इंडियन रुपये में फॉल दिखाई पड़ रहा हो। ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं था। लेकिन मार्च के बाद जैसे जैसे यूएस फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट्स हाई करे, रुपये को स्टेबल बनाने के लिए, रुपये को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आरबीआई को अपने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ मार्केट में सरप्लस अमाउंट में है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यूएस फेड क्या कर रहा है, यूएस फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से उसकी लिक्विडिटी कम हो रही है, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। सिंपल चीज़ है, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके अगेंस्ट रुपये की वैल्यू गिरेगी। तो रुपये को बचाने के लिए आरबीआई को लगातार अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते रहने पड़ेंगे। इंडिया में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पे नहीं है, लेकिन यूएस में इन्फ्लेशन अपने रिकॉर्ड हाई को ब्रेक कर चुका है। तो यूएस फेड कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है।
सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स आने वाले हैं दोस्तों। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो चीज़ मुझे बतानी थी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। बस दोस्तों मैं बात करूंगा आज उन 3 स्टॉक्स के बारे में, उन 3 बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में। बाकी स्टॉक्स के बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। हम 3 उन बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें कि आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कैश सरप्लस ठीक है, उन बैंक्स में ग्रोथ अच्छी पॉसिबल है, और जिनके पास रिटेल कस्टमर्स ज़्यादा हैं और जिनके पास कैश एडिक्वेट, कैश फ्लो एडिक्वेट है, मेरे हिसाब से वो बैंकिंग स्टॉक्स पे आप शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि इस समय जब लिक्विडिटी क्रंच पूरे के पूरे सिस्टम में बन रहा है, सो ये तीनों के तीनों बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इट इज़ एज पर मी, मेरी रिसर्च गलत भी हो सकती है। सो प्लीज़ मेक योर ओन रिसर्च एंड डू नॉट इन्वेस्ट ब्लाइंडली। दोस्तों एक फेमस सेइंग है स्टॉक मार्केट में कि जब कभी भी मार्केट में गिरावट हो रही हो उस समय हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, और मार्केट जब स्ट्रेंथ पकड़ रही हो उस समय हमें उस सेक्टर के वीक स्टॉक्स को पिकअप करना चाहिए। क्योंकि वीक स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर हैमर हो रखे होते हैं, और वो स्टॉक सबसे ज़्यादा भागते हैं जब वो मार्केट स्ट्रांग होती है। और इस समय कौन सी मार्केट स्ट्रांग हो रही है? बैंकिंग सेक्टर। दोस्तों आज से करीब 4-5 महीने पहले हम लोगों ने ये चीज़ आपको बताई थी ट्विटर पे कि इस समय सबसे पहला जो स्टॉक का सबसे सेक्टर भागेगा वो है ऑटो सेक्टर, और ऑटो सेक्टर के बाद जो नेक्स्ट सेक्टर भागता है वो बैंकिंग सेक्टर। किन लोगों को ये बात याद है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, मुझे ये डेफिनेटली बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है, अभी भी कितना लोगों को लगता है कि आरबीआई कितना रेट हाइक कर सकती है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम विच आरबीआई कैन हाइक एट दिस गिवन सिनेरियो। फिलहाल दोस्तों पहला स्टॉक जो कि मैंने चूज़ किया है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों ये चीज़ बहुत ही लॉजिकल है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने क्यों चूज़ किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, लार्जेस्ट बैंक एज अ होल है। सबसे ज़्यादा एटीएम इसके पास है, सबसे ज़्यादा रिटेल कस्टमर्स इसके पास हैं, सबसे ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट करने वाले, सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स इसके पास हैं। ओवरऑल हर एक सेगमेंट में एसबीआई इज़ नंबर 1। तो जब तक बात आती है कैश फ्लो की, इसके बराबर कोई भी स्टॉक बैंकिंग सेक्टर में है ही नहीं। अलग बात है एनपीए वगैरह इनके ज़्यादा रहे हैं, हिस्टोरिकली कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, बट ओवरऑल अगर आप बात करें दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक का ये नंबर 1 स्टॉक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, प्रमोटर होल्डिंग इज जस्ट 7, मेरा पब्लिक होल्डिंग इज जस्ट 7%, मतलब 93% स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को। बहुत ही शानदार स्टॉक है, बेहतर डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। जनरली बैंकिंग स्टॉक्स डिविडेंड देते नहीं हैं, बट ओवरऑल आप इसके परफॉर्मेंस को देखेंगे तो रीजनेबली वैल्यूड भी, ऐसा नहीं है बहुत महंगा है। अभी भी स्टॉक 13 के पी पे मिल रहा है, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से अभी भी सस्ता है। एंड द बेस्ट न्यूज़ इज दोस्तों ये स्टॉक बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंटली भागा नहीं है। पिछले एक महीने में स्टॉक 12% के आसपास रनअप कर चुका है। पिछले एक साल के बारे में बात करें तो सिर्फ 12% भागा। अगर आपको ये लग रहा है कि स्टॉक हैज़ रिजन मल्टी फोल्ड्स देन यू आर मिस्टेकन। भाई मैंने ये चीज़ आपको इसीलिए बताने की कोशिश करी है कि अगर आपको लग रहा है ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया, मल्टी बैगर ऑलरेडी भाग चुका है, देन यू आर मिस्टेकन। इट इज़ जस्ट रनअप 12%, जो कि सेक्टर के कंपैरिजन में अभी भी कम है। निफ्टी 50 सेंसेक्स को तो छोड़ दीजिए, वो तो फ्लैट पड़े हुए हैं पिछले एक साल से। पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो जहाँ सेक्टर ने दी हैं 75-76% के रिटर्न्स, इस स्टॉक ने दी हैं 89% के रिटर्न्स। तो ये स्टॉक बेट करना बनता है मेरे हिसाब से। स्टॉक में अगर आप देखें तो रिसेंटली उसने अपने एक रेजिस्टेंस लेवल था 580 का, उसको ब्रेक किया है। प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 600 के आसपास। यहाँ से मेरे हिसाब से स्टॉक में बहुत ही सॉलिड अपसाइड देखी जा सकती है फॉर 700+, ऐसा मेरा मानना है। बट जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, कभी भी मार्केट में जब आपको स्ट्रेंथ दिखाई पड़े तो उसके वीक स्टॉक्स को बाय करने में क्या होता है, आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलते हैं, रिस्क कम होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बैड पैच में, बैड टाइम पे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीटन अप हो चुके होते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछे सर मुझे एक रिस्की बेट बताइए जिसमें कि अच्छा रिवॉर्ड हो, तो वो स्टॉक है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ उसका रैशनल समझिए। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप इस पूरे के पूरे सेक्टर कंपैरिजन को करेंगे तो आप पाएंगे बहुत ही रीजनेबली वैल्यूड है। अगर बात करें कंपनी के होल्डिंग को, तो प्रोमोटर होल्डिंग इज 81%, पब्लिक होल्डिंग इज 7%। मतलब अगर आप मोटा मोटा स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 93% की होल्डिंग इज विद स्ट्रॉन्ग हैंड्स। कंपनी का आरओई आरओसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के बराबर ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। नॉट लाइक एसबीआई, ऑफ कोर्स एसबीआई के बराबर नहीं, बट यस ओवरऑल अगर आप मुझसे बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन परफॉर्मिंग रीजनेबली ओके।
लेकिन दोस्तों पिछले अगर आप बात करें कि स्टॉक ने कैसा रनअप दिखाया है, सो आई विल टेल यू लास्ट 1 मंथ परफॉर्मेंस, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पिछले एक महीने में स्टॉक 40% भाग गया। तो मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, जब मार्केट गेन करना शुरू करती है, जब वो सेक्टर गेन करना शुरू करता है, तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर के वीक स्टॉक्स होते हैं उन पर बेट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों स्टॉक अभी भी नहीं भागा है ज़्यादा। पिछले एक साल में स्टॉक सिर्फ 6% भागा है, जो कि सेक्टर के कंपैरिजन में कम है। अभी स्टॉक में सिर्फ रनअप होना शुरू हुआ है। पिछले 3 साल में जहाँ सेक्टर ने 76, दोस्तों मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बीट एंड डाउन स्टॉक्स, जब मार्केट वीक होती है तो जो वीक स्टॉक होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हैमर किए जाते हैं। ये उनमें से एक है। बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 3 साल में नेगेटिव रिटर्न दिए। अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे दोस्तों, 2021 पिछले साल की हाई की बात कर रहा हूँ, पिछले साल ये स्टॉक 100 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 66 पे। मतलब पिछले साल के हाईज लगाने की क्षमता तो ये रखता ही रखता है। सो अगर आप मुझसे पूछें कि सर बैंक ऑफ इंडिया में आपको क्या टारगेट दिखाई पड़ते हैं, सो आई एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 85 to 90 फॉर श्योर शॉर्ट। तो ये मेरे टारगेट हैं कंजर्वेटिव। जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, स्टॉक अगर 100 को ब्रेक कर देता है तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे सर इसको बाय करने का सही लेवल क्या होगा, सो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 67 के आसपास। हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस करे, तो 60-65 के आसपास अगर स्टॉक बाय करते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 85 एज पर मी। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बोला, ये एक वीक स्टॉक है, तो आपके अंदर एडुकेट अमाउंट ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर आप सोच रहे हैं रिस्क भी ना हो और रिवॉर्ड भी मिले, तो फिर तो भाई बहुत मुश्किल है ना। तो आप सोच लीजिए आपको क्या चाहिए। आपके लिए बढ़िया ऑप्शन भी पहले दे दिया गया है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, जो थर्ड स्टॉक है, और उसमें भी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप आना चाहते हैं, तो एक स्टॉक है दोस्तों जिसमें कि आप बेट कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है DCB बैंक। अब दोस्तों स्टॉक के अगर प्राइस अर्निंग रेशियो को देखें, सभी के सभी पीरियड्स के कंपैरिजन में ये स्टॉक सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो आपके अगर स्टेक्स हाई हैं तो रिवॉर्ड भी थोड़ा सा हाई होगा। प्रोमोटर होल्डिंग इज क्लोज टू 15%। अगर हम लोग बात करें कंपनी के रिटर्न रेशियोज कैसे रहे हैं, तो इट हैज़ बीन ओके, मतलब बहुत शानदार नहीं, बट ओवरऑल अगर हम मुझसे पूछे तो फ्री कैश फ्लो जनरेट करने वाली कंपनी है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के पिछले एक महीने के परफॉर्मेंस की, स्टॉक 16% भाग चुका है। मतलब स्टॉक ने गेन करना शुरू कर दिया है मोमेंटम। पिछले एक साल के बारे में बात करें, स्टॉक ने ज़्यादा रनअप नहीं दिखाया है। स्टॉक हैज़ रिजन ओनली 20-21%। अगर बात करें पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस की, तो DCB बैंक -34% है। तो अभी आप समझ सकते हैं, अगर वो पिछले 3 साल के मात्र कोविड के प्री कोविड लेवल पे अगर पहुंच जाता है, तो यहाँ से स्टॉक आपको 50% रिटर्न दे सकता है। बेसिकली एक आई ओपनिंग चीज़ें हैं दोस्तों, ये चीज़ें आपको फूड फॉर थॉट हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, टोटली योर चॉइस। नो, मतलब आपको मेरे कहने पर तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बट इट इज़ जस्ट अ फूड फॉर थॉट। देखिए, सोचिए समझिए, स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम में पार्टिसिपेशन होना शुरू हुआ है दोस्तों। 2020 प्री कोविड लेवल पे स्टॉक 220 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद कोविड, NPA बढ़ना, ऑल दैट थिंग्स स्लो डाउन, उसके बाद रिसेशन, उसके बाद वॉर एंड व्हाट नॉट। अभी स्टॉक में मोमेंटम गेन करना शुरू किया है। प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 120 के आसपास। यहाँ से स्टॉक में पोटेंशियल बहुत सॉलिड है। स्टॉक कैन रीच अप टू 160-180 एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। सो इन तीनों स्टॉक्स को स्टडी करिए। इन तीनों में से कौन सा स्टॉक आपको बेस्ट लग रहा है, डू लेट मी नो योर व्यू इन द कमेंट सेक्शन। और जैसे आपको अगर वीडियो पसंद आया है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अंटिल देन, बाय बाय फॉर नाउ।